सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह बघेल। प्रतिभा यथा नाम तथा गुण, ये हम कह सकते हैं। और थैंक यू रेणु जी। सबसे पहले तो इतना गर्व महसूस हो रहा है, मतलब पता नहीं कितना क्या किया है, लेकिन आज वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई एक सपना सा पूरा होता हुआ लग रहा है। विविध भारती, जो कि मेरे बचपन में, मतलब मेरी माँ जब कहती थी कि वो लोग विविध भारती सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि ये विविध भारती मम्मी क्यों सुनती हैं। और उसके बाद जब मुझे सुनने का शौक हुआ और जब मैं विविध भारती सुनने लग गई, तो लगता था कि ये एक कुछ कमाल की एक जगह है जहाँ से इतना खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो आज तो मैं स्टार स्ट्रक हूँ आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर, और कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे जब सितारे आ जाते हैं यहाँ पर, तो जाहिर है इन्हीं सबसे हमारी भी दुनिया रोशन होती है और हमारे श्रोताओं को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं प्रतिभा जी, ऐसा लगता है ना कि उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। एक यात्रा होती है आप लोगों की, जिस तरह से आप आते हैं, जहां आप मकाम पर पहुंची हैं। दोस्तों, आपका तारुफ हम करा दें कि आपने मणिकर्णिका में जो गाना सुना होगा, राजा जी नैना चुगल खोर, वो इन्होंने गाया है। और ऐसे भी बहुत इनकी गायकी जो है बड़ी सशक्त है। और जाहिर है कि गायकी के मामले में जब बात आती है तो रियाज बहुत मायने रखता है। वो सारी बातें हम प्रतिभा जी से जरूर करेंगे। प्रतिभा जी, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आप मणिकर्णिका का आपने जो गीत गाए हैं जी, मणिकर्णिका के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊं कि शंकर जी मेरे मेंटर थे सारेगामा के टाइम से। जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो शंकर जी के घराने में, हाँ जी, तो शंकर महादेवन जी के घराने में मुझे दाखिला मिला। और उसके बाद में आई लॉस्ट इन टच विथ हिम फॉर एटलीस्ट 4-5 years। अच्छा, मुंबई शिफ्ट होने के बाद में। और अचानक इतना बड़प्पन है इन लोगों में, ये जो लेजेंड्स होते हैं ऐसे ही नहीं बनते। मुझे लगता है कि जब मैं उनको मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रतिभा तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है तुम्हें कितने गाने तुमने मिस किए हैं। तो मुझे वहीं से ये लगा कि कोई बात नहीं, जो मिस किया है वो गया, अभी आई विल डेफिनेटली बी इन टच विथ यू। और गाने तो पता नहीं, हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि गाना गाएंगे गाएंगे, नहीं भी गाया तो भी अगर सिर्फ शंकर महादेवन जी ये कह दें कि प्रतिभा तुम अच्छा गाती हो, या प्रतिभा को मैं जानता हूँ, तो मेरे लिए ये भी रिवॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कभी। तो अब तो बहरहाल बहुत प्यार करते हैं, एकदम फैमिली के जैसे ही हैं। तो ये मेरा पहला ऑफिशियल गाना जो मैंने गाया था शंकर एहसान लॉय के लिए, मणिकर्णिका के लिए। 3 गाने थे, लेकिन ये एक गाना जो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। राजा जी, प्रसून जोशी जी के लिरिक्स हैं इसमें, तो मैं वो आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। जरूर। ओ राजा जी, ओ महाराजा जी, नैना चुगल खोर राजा जी, ओ महाराजा जी, नैना है चित चोर राजा जी। मन की रुन झुन छुप ना पाए, मन की रुन झुन छुप ना पाए, खनक खनक खन के नैना, बड़ी अजब है प्रीत रीत की, बिन बोले सब कुछ कहना। कुनकुनी सी धूप बिखरी जाए रे, मनवा कुहू कुहू बोराए रे, ओ राजा जी,
नैना चुगल खोर राजा जी। क्या Thank you. बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू। वाह। जिसको कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत बड़ी खुशनुमा हो, बिल्कुल कुछ thank ऐसा you. ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ थैंक यू, थैंक यू। इस गायकी के साथ। वाह, आनंद आ गया। लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये प्रतिभा जी की गायकी की दुनिया में? मतलब कितने साल से एकदम गा रही थी? क्या है कि मेरे जी। जो पिताजी हैं, जी। उनको हमेशा से गजलें गाने का बहुत शौक, हम्म। लेकिन वो कभी उन्होंने ऑफिशियली सीखा नहीं। जी। और गाते फिर भी बहुत अच्छा थे, ब्लेस्ड थे। हम्म। तो कितनी सारी अभी भी ऐसी गजलें हैं जो मैंने कभी ओरिजिनल सुनी ही नहीं है, सिर्फ उनकी सुनी हुई मैं अभी भी गाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो प्रोफेशनली, बिकॉज वो अभी मतलब ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उन्होंने कभी म्यूजिक में करियर अपना बनाया नहीं, जी। शौकिया ही गाते रहे। हम्म। फिर मेरे जो काका साहिब हैं, विजय बहादुर सिंह जी, जी। वो प्रोफेशनली तबला प्लेयर हैं। पहले खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और जब वो पढ़ते थे वहां पर, तब मैं करीबन 2-3 साल की थी। तो उनके सारे दोस्त आते थे घर पे, कोई वायलिन पे है, कोई सितार पे है, कोई गाता तबला है, होगा। कोई गाते हैं। तो मैं उन लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि सब चाचा के दोस्त हैं तो सब चाचा ही हैं, जी। तो सबके बीच में बैठकर रात रात भर मैं सुनती थी, और वो जैसे भी गाते थे मैं उनको वैसे कॉपी करती थी। अच्छा। तो सबको लगता था कि यार ये 3 साल की और इतने सुर में कॉपी करती है। तब बोलते थे मेरे चाचा जी को कि विजय, तुम्हारी भतीजी है ना, ये बहुत अच्छा गाएगी, ऐसा लगता है, इसका सुर अच्छा है। जी। तो सबको लगता था कि हाँ, अब थोड़ा बहुत तो चलो गाएगी ही, शायद फैमिली में है म्यूजिक, सब लोग म्यूजिक में इतने, मेरे बड़े पापा, बड़े दाऊ जी, फिर मेरे चाचा जी, सभी लोग साथ में बैठकर पूरी रात गाते थे। ऐसा होता था, रियाज करते थे, पूरी महफिल तो सज जाती हाँ थी। बिल्कुल। और मेरी दादी, मेरी मम्मी, एवरीबडी यूज्ड टू लिसन टू देम थ्रू आउट द नाइट। ओह। मतलब ऐसा होता था कि पूरी रात चलता रहता था म्यूजिक, और मेरी दादी, मेरे मम्मी, मेरी बड़ी माँ, सब बैठकर रात सुनती भर थी। म्यूजिक सुनते थे, कोई थकता नहीं था कभी भी। हाँ। तो इतना अच्छा म्यूजिक का माहौल था वो, मैंने बचपन में शायद, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल एट वेरी अर्ली एज। जी। तो जब वहां से शुरुआत हुई अच्छा सुनने की, तो फिर कोशिश भी अच्छा सीखने की, अच्छा सुन के उसको कॉपी करने की या गाने की, ऐसी होती थी। उसके बाद स्कूल्स में गाना शुरू हुआ, क्योंकि गाने में हमेशा से ऐसी रुचि थी। तो और रुचि मेरी बड़ी बहन का भी नाम है। तो जब भी मैं ये बोलती हूँ, मेरी दीदी की याद आ जाती है मुझे। जी। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट म्यूजिक में था। तो बचपन से फिर स्कूल में गए, फिर उसके बाद कॉलेज में गए, यूथ फेस्टिवल्स होने लग गए। बाद में तारीफ मिलती रही होगी तो और मजा आता रहा होगा। तारीफ मिलती थी तो तब समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। मुझे तो लगा मैं तो सिर्फ गा रही हूँ। अच्छा। और मेरे काका के दोस्त सब बोलते थे कि विजय, तुम्हारी भतीजी को पता नहीं है कि वो क्या गा रही है। अच्छा। तो मैं सोचती थी, और मुझे अपने बारे में ऐसा बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है बोलना, क्योंकि कोई और आपको सराहे वो ज्यादा ठीक है, अपने आप को क्या ही कहना कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ये तो बड़कपन की बात है। तो बोलते थे कि ये क्या गा रही है, उसको पता नहीं है। तो मुझे वाकई पता नहीं था, क्योंकि तब मैं सीखती नहीं थी। जी। जब आप सीखने लग जाते हैं तो थोड़ी सी आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एज म्यूजिशियन, की कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब आपको थोड़ी किसी चीज के बारे में जानकारी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उसको गलत ना करने के चक्कर में आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को, कि ज्यादा करने, हाँ, खुल के नहीं करते। तो जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं तो जो मर्जी गाती थी, हाँ, कि जो भी मर्जी है मैं गाती थी, बिना डरे हुए, निसंकोच गाती थी। फिर उसके बाद में डेफिनेटली ये हुआ मुझे कि सीखना है, और हर कोई कहता था, मेरे काका, फैमिली में भी सबको लगता था कि इतना अच्छा गाती है तो इसको सिखाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा, काका की आप बात कर रही हैं और आपने पिता की जैसे बात की पहले जी, तो आप अपने पिता का नाम बताएं। श्री पंचराज सिंह बघेल नाम है उनका। अब अपने पिता की कोई गजल इस समय सुना दें तो अच्छा लगेगा, जो आपको सुनती थी और आपको बहुत अच्छा लगता था, और जिनको आपने मौलिक रूप से नहीं सुना लेकिन पिता से ही सुना। एक गजल है, बहुत पॉपुलर है, मेहदी हसन साहब की गजल है, रंजिश ही सही। और बाद में तो डेफिनेटली मेहदी हसन साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हो गई, क्योंकि बचपन में जो गजलें सुन के इतनी पसंद आई थी, अभी वो ओरिजिनल सुन रही हूँ। तो ये बचपन से जो मैं गजल पापा से सुनती थी और उनको ही सुन के गाया करती थी, जब तक मेहदी हसन साहब को नहीं सुना था। बहुत खूबसूरत राग है यमन, तो ये गजल उसी में है। देना
नि ध नि रे ग पा म रे ग रे नि ध नि रे ग सा म ध नि ध प म रे ग प म रे ग रे नि ध नि रे ग सा रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशें सहे, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशें सहे, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे।
से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ऐ राहत जाऊं मुझको रुलाने के लिए रंजिश से, ऐ राहत जाऊं मुझको रुलाने के लिए रंजिश से, दिल दुखाने के लिए रंजिश से। बहुत सुंदर। तो जाहिर है कि ये सुनकर आपके पिता कितने खुश होते हैं। बिल्कुल खुश होते हैं कि मेरे पापा के बीच में, मतलब हम सभी बच्चों का, 3 भाई बहन हैं हम, तो हमारे पिताजी के साथ में एक अलग ही रिश्ता है, वो अनसेड वाला जो होता है ना जी। प्यार, जो कि अमूमन मुझे लगता है कि हमारे इस तरफ थोड़ा ज्यादा ही चलन है इसका, कि पिताजी से ज्यादा संवाद कम होता है, जी। लेकिन एक्सप्रेस आप सिर्फ बिना बोले जो करते हैं, जी। कि भावनात्मक जो लगाव होता है, कि माँ से तो कुछ भी बात कर लेते हैं, कितनी भी बात कर लेते हैं, हर रोज बात एक करते हैं जिद फोन पे, रहती है और हाँ, एक अधिकार रहता है। अधिकार से। जी। लेकिन पापा के साथ में मेरा हमेशा से ऐसा था कि अनसेड वाला हमेशा से है। हमें भी पता है कि व्हाट ही मीन्स टू अस एंड हाउ ही लव्स अस, लेकिन ना वो कभी शब्दों से बयां करते हैं और ना ही हम उन्हें कभी बयां कर पाते हैं। तो एक ठुमरी है, बाबुल मोरा नैहर छूटो रे जाए, इनहेरिटेंस जो भी एक एल्बम आई है हमारी, तो उसका ये पहला ट्रैक था। उसमें मैं सारी चीजें ऑथेंटिक रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी शादी में वो फील किया डेफिनेटली। और एक उम्र पार करने के बाद में, मतलब मुझे लगता है कि हम जब 27-28 साल से ऊपर हो जाते हैं, तब एक थोड़ा सा पिताजी से कम्युनिकेशन करने का एक अलग लेवल हो जाता है। मेंटली आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं टू कम्युनिकेट विथ हिम। वो जो ठुमरी है उसमें मैंने एक्ट किया, उसमें मैंने खुद की शादी का लहंगा पहना। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ का मंगलसूत्र, एंड मतलब मेरे पापा की फोटो है उसमें, मतलब अच्छा। जो फोटो देखकर मैं वो तो वीडियो में हूँ। फिर मेरी पूरी फैमिली का पिक्चर है, तो बहुत रियल था। जो हमारे डायरेक्टर साहब थे रवि जाधव जी, बहुत रिनाउंड मराठी इंडस्ट्री के बहुत रिनाउंड सिनेमेटोग्राफर हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, आपने इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए। मैंने कहा वो तो जाहिर सी बात है कि इतना रियल है मेरे लिए सब कुछ, और दोबारा फील कर रही हूँ इतने सालों बाद। वो मेरी माँ ने जब वीडियो देखा तो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम आज ही जा रही हो। तो मैंने कहा फिर से अब आप रुलाने वाली हैं मुझे, क्योंकि वो टाइम तो वो एक ऐसा मुझे लगता है वक्त होता है जब एनी गर्ल, हालांकि ऐसा नहीं होता कि हमें रोना होता है कि नहीं हमें तो नहीं जाना, हमें भी जाना है अपने दूसरे घर। मतलब ये एक मुझे लगता है एक फीलिंग होती है, जो कि सेपरेशन, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, कि आज से ये हमारा ठिकाना बदल के दूसरा ठिकाना हो गया है, जबकि हम वहां फिर भी नहीं रह रहे थे। कितने साल से हम निकल चुके थे शादी के पहले भी, लेकिन वो एक जो शादी का ठप्पा लग जाता है कि अब से ये घर सेकेंडरी हो गया और प्राइमरी कुछ और घर हो गया है। तो वो सब चीजें मेरे एक अलग यात्रा शुरू हो जाती है जीवन की एक अलग। तो आपने जब कहा तो मुझे यही याद आया कि पापा खुश होते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, उन्हें बड़ा गर्व भी महसूस होता है।
और उनके जेस्चर्स से वो पता चलता है, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं। यह हो सकता है कि वो आपकी जगह खुद को देखते हों कि एब्सोल्युटली, मुझे तो कई बार ये लगता है, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद भेजती हूँ कि ये शायद मेरा ड्रीम नहीं था, ये शायद उन्हीं का ड्रीम था, जो इतना अच्छा वो कर सकते थे, क्योंकि वो ब्लेस्ड हैं और इतना अच्छा गाते थे। तो शायद जो उनको करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ अलग प्यार करता है। जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो कलाकार लोग होते हैं, उनको ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा प्यार करता है, तो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ड्यू टू वॉट एवर रीजन, फैमिली या काम, वो मुझे मिल गया है। तो मैं लकी हूँ बीज की तरह से, और अपने जीन्स में तो वो डेफिनेटली देखते हैं मुझ में अपने आप को, कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो देखते हैं। चलिए, आपकी जब बात हो रही है तो आप ये बताइए कि आप कहाँ की हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ, परवरिश कहाँ से हुई, और किस तरह से गायकी के क्षेत्र में आना क्या बड़ा आसान था या मुश्किल? मुझे ना एक शेर याद आता है जी। और मैं वो अर्ज करती हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि रास्ता तो हर काम का कठिन होता है, चाहे वो आपकी जर्नी कम कठिन नहीं रही होगी। इतने सालों से आप लोगों ने इतना अच्छा म्यूजिक को इतना डेडिकेटेड समय दिया है, तो अड़चने और मुश्किलात तो हर जगह होती हैं। हर जगह की मुश्किलात का तरीके अलग होते हैं और उनकी नेचर अलग होती है तरीकों की, लेकिन हर जगह बराबर ही मेहनत लगती है सबको, और दिस इज हाउ इट शुड बी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड से। मैं रीवा मध्य प्रदेश की हूँ और पिछले 12 साल से मुंबई में रह रही हूँ। इंदौर में बहुत ही प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड होती है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और गायिका के तौर पर आप गई थी वहाँ? अच्छा। तो वहाँ पर मैं गई और वो ये किस सन की बात होगी? 2008 की बात है ये। अच्छा। तो उस साल मुझे वो अवार्ड मिला और उसके अगले दिन ही सारेगामापा के ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। तो वैसे तो मुझे कभी भी ये था नहीं, मतलब कहीं दूर दूर तक से ये विचार में भी नहीं था और प्लान में भी नहीं था कि कभी जिंदगी में कभी भी मुंबई जाना होगा। अच्छा। कभी भी मतलब फिल्मी दुनिया में नहीं आना था, कभी भी नहीं जाना था। अच्छा। हाँ, जाना था, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में, क्योंकि दिल्ली हमें बहुत दूर लगती थी कि ये हमारे खानदान का भी इसमें थोड़ा सा ये है कि हमारे परिवार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कभी कोई आर्टिस्ट होकर और इतनी दूर फिल्मों में गाना, सितारों के बीच में रहना, ये फिल्मी लगता था हमें। ये सब काल्पनिक लगता था और जिसके बारे में सोचा ही नहीं, जिसके बारे में सोचा ही नहीं कभी, वो सपना भी कैसे हो सकता है। ये जरूर लगता था कि म्यूजिक में कुछ करना है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, जब वो म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों का देखती थी उस वक्त, जो एज अ मदर उनकी कंसर्न भी बहुत वाजिब थी। बिल्कुल। कि समझिए शिक्षा कर्मी में जो लोग अपॉइंट होकर जो म्यूजिक टीचर्स बनते हैं, या आप समझ लीजिए आप सिखाएंगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं म्यूजिक में, आप टीचर बनेंगे, या आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे कि मतलब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट नहीं है आप, तो आपके लिए म्यूजिक में बहुत कम स्कोप है। शिक्षक बनेंगे, शिक्षक प्रोफेसर जाएंगे, कहीं के हेड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन तो ये भी ठीक था। वो कहती थी कि तुम म्यूजिक में अगर काम करोगी तो कैसे तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी, एक निश्चित आय या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि मेरी जो माता जी हैं वो बहुत कर्मठ हैं। अच्छा। जबकि वी बिलोंग टू वेरी नाइस फैमिली, जमींदार हैं और ये सब चीजें, लेकिन फिर भी माँ की परवरिश और ऐसी थी कि कर्मठ बनो कि ये नहीं है कि परिवार में बहुत कुछ है पर पैसा है तो इसका मतलब तुमने क्या किया है, अपना नाम खुद बनाओ, तुम्हारी खुद की पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम इस खानदान के हो या तुम इस परिवार के हो, तो तुम्हें खुद की पहचान बनाना चाहिए। तो वो हमारा बचपन से कंडीशनिंग वैसी हुई कि हम लोगं ने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं सब तो है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं करेंगे तो भी, तो कभी ऐसी कंडीशनिंग ही नहीं रही, ऐसा थॉट प्रोसेस ही नहीं था। तो इंजीनियरिंग छोड़ी, उसकी वजह से माँ जी हमारी नाराज भी रही, 1 महीने बात नहीं की उन्होंने मुझसे। और फिर उसके पर पिताजी एकदम ओके थे कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें लगता है जिस चीज में तुम श्योर हो वो करो। तो कर लिया। फिर तो कैसे श्योर हुई कि मैं स्कूल में थी और जब 11th क्लास में आप जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो मैंने मैथमेटिक्स लिया। मैं पढ़ाई में ठीक थी। अच्छा। तो और मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था, लेकिन म्यूजिक से ज्यादा नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, चलो इंजीनियर बन जाते हैं।
पढ़ तो लेती हूँ मैं ठीक ठाक, अच्छा नंबर आ जाता हाँ, है। तो ठीक है यार, मम्मी को भी यही खुशी करना है। मिलेगी, हाँ, हाँ। तो कर तो लिया, लेकिन मैं म्यूजिक में इतनी बिजी रहती थी कि बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए म्यूजिक और फिर अपनी पढ़ाई भी। मैं SK स्कूल में पढ़ती थी रीवा में, तो वहां पर मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि प्रतिभा तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, अच्छा। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम म्यूजिक में काफी इन्वॉल्व रहती हो और तुम म्यूजिक में बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हो, कहीं कुछ भी हो तो हम जाके बटोर लाते थे सारे अवार्ड्स। तो वो बहुत अच्छा उनको भी लगता था कि मतलब यू मेक अस प्राउड, लेकिन तुम्हें करियर किस में बनाना है, जी। तुम पक्का इंजीनियर बनना चाहती हो या तुम म्यूजिक में, मैं चाहता हूँ तुम एक बार सोचो। और मैंने कहा कि अब तो कर लिया, अब तो मतलब हम आगे निकल चुके हैं, अब कैसे मतलब पीछे आएंगे। तो बोलते मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, अच्छा। आई विल ट्राई चेंजिंग योर सब्जेक्ट। अच्छा। और तब म्यूजिक सिर्फ आर्ट्स के साथ में मिलता था। जी बिल्कुल। तो आर्ट्स में इतनी पकड़ नहीं थी मेरी अच्छी, कम अन्य ही विषयों नंबर में, आते हाँ। थे उसमें, लेकिन इतने भी कम नहीं आते थे। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। मैंने 1 हफ्ता लिया, मैंने बहुत सोचा कि कह तो सही रहे, मेरा मन ज्यादा किस में लगता है कि मैथ्स तो मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, पर म्यूजिक में मुझे मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। तो फिर मम्मी से बात की, पापा से बात की और डिसाइड कर लिया। डिसाइड तो मैंने खुद ही किया था, मैंने मम्मी पापा को औपचारिकता के लिए बताया था क्योंकि शायद मैं बहुत स्ट्रांग थी अंदर से म्यूजिक को जी। लेकर, इसलिए उनकी कंसर्न भी जरूरी थी बता के। और फिर मैंने आर्ट्स ले लिया और म्यूजिक में मैं ज्यादा ध्यान देने लग गई और फिर कॉलेज में पहुंची और फिर उसके बाद में ये सब चीजें हुआ, फिर मुंबई आ गए। अब मुंबई मतलब रीवा में तो फिर भी ठीक है कि बहुत अच्छा गाती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुंबई तो गढ़ है। जी। मतलब मुंबई में सागर आप है, महासागर है। महासागर है जी। कि हर दूसरा इंसान उतना ही अच्छा गाता है, हर दूसरा इंसान उतना ही टैलेंटेड है। तो यहाँ पर सस्टेन करना, सर्वाइव करना इन ऑल वेज, मतलब आप फाइनेंशियली भी अंदर से थोड़ा ये भी है जी। कि खुद का डिसीजन है जी। और फैमिली सपोर्ट कर रही है, पर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तुम्हारा खुद का रास्ता है। तो जी। जबकि कभी उन्होंने ऐसे बोला नहीं, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे ऐसा करना है और मुझे फाइनेंशियली ज्यादा उन पे बर्डन नहीं डालना है। हाँ, एक निश्चित उम्र के बाद ऐसा लगता हाँ। है कि माता पिता अब हम एब्सोल्युटली, हमारी क्योंकि तरफ वो से तो निष्फिक्र हो जाएं। कितना ही कर रहे हैं, उनका जी। तो कर्ज हम जिंदगी में उतार ही नहीं सकते, लेकिन इतना मेरी वजह से उनकी जिंदगी में इतनी हलचल मच गई थी जी। कि मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, मतलब रीवा से सीधा मुंबई और बीच में कोई सिटी आई ही नहीं, या तो जी। सीधा रीवा या सीधा मुंबई। मुंबई। और मुंबई कभी अकेले भी नहीं रही हूँ, हम्म। तो मम्मी 1 साल तक मेरे साथ रही अच्छा। तो मुंबई में, और मेरी बड़ी बहन ने सारा वहां घर का संभाला। जिम्मा सब संभाला उन्होंने। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके सपनों को भी मेरे सपनों के खातिर उन्होंने शायद अपना वो त्याग टाइम किया। त्याग कर दिया, या शायद कुछ मेरी बहन भी, शी यूज्ड टू डांस वेरी गुड, शी यूज्ड टू अच्छा। सिंग आल्सो वेरी गुड, ओह। बट शी यूज्ड टू डांस इवन बेटर। ओह। तो हमेशा उनको करना होता था डांस, शायद मैं यहाँ नहीं आती तो शायद वो डांस में कुछ करती, या जो भी है, कुछ भी उनका इंटरेस्ट हो सकता था, बट मुझे समेटने के चक्कर में उन सब लोगों की चीजें थोड़ी बिखर गई। तो अब तो मेरे ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि अब तो बहुत मन लगा के काम प्रूव करना करना है। था, बिल्कुल। तो ऊपर वाला साथ था, मम्मी साथ थी, और यही लगता था कि नहीं नहीं, अब मुंबई में आने के बाद डर भी लगता है कि मुंबई ऐसी जगह है, हाँ। माया नगरी है, लोग इतना डरा के रखते थे बहुत अपने यहाँ कि मुंबई में ये हो जाता है, मुंबई में वो हो जाता है, तो ऊपर और बस। लड़की, और धोखा ही धोखा तो है। हाँ कि लड़की है, मुंबई जा रही है, और वो भी एंटरटेनमेंट फील्ड में है, मतलब जी। इंडस्ट्री में है, जो कि इंडस्ट्री में है। मतलब और ऐसा भी नहीं कि किसी जॉब में जा रही है तो उनकी रूटीन सेट होगी। तो बहुत टेंशन होता था मेरी और मम्मी को। फिर इतनी खूबसूरत। अरे तो बहुत होता था, मेरी मदर को तो बहुत ज्यादा ये इन सब चीजों का टेंशन रहता था। कहती थी, अब कहती हैं कि जब तुम आती नहीं थी, लेट हो जाता था, तो 9 बजे के बाद मतलब ऐसे हमेशा ऐसा लगता था कि तलवार पे लटक रही हूँ मैं, अगर कुछ भी ऊंच नीच अगर थोड़ी सी भी हो गई तो मैं परिवार को क्या जवाब दूंगी, मैं खुद को क्या जवाब दूंगी। तो भगवान साथ था, बहुत बढ़िया जर्नी रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और हर किसी के ही होते होंगे जिंदगी बिल्कुल। में। करियर में भी जैसे ये भी होता है कि एक गाना कितनी लोगों ने गाया होता है, जी। ये एक अनसेड रूल है इंडस्ट्री का जी। कि जब तक आपका गाना आ नहीं जाए बाहर, तब तक आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि कर आपको सकते। पता ही नहीं है कि वो जी। गाना वाकई आपकी आवाज में आएगा या नहीं। नहीं आएगा। दूसरा एक बात और है कि
सब कुछ आपका आत्मविश्वास तो काम करता है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना, आपने 100% अपना दिया और हर आदमी कह रहा है कि ये बिल्कुल हिट होगा, लेकिन फिर भी जो परिणाम है वो जनता के हाथ में है एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक कि हमारा लिसनर, हमारा श्रोता उसको नहीं एक मुहर लगा देता है कि हाँ भाई ये कुछ है, 100%। तब तक सब बेकार सही बात। है ना? तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं। चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल। इनकी गायकी जो है बड़ी सशक्त है। ये सब माया नगरी की बात चल रही है, लेकिन प्रतिभा जी ये बताइए कि जो इंदौर में जो आपका हुआ स्वर परीक्षा थी, ऑडिशन था, एक रियलिटी शो के लिए ऑडिशन चल रहा था और आपने उसमें कदम रख दिया। हाँ, क्या बिना सोचकर? सोचे कदम रख दिया। मैंने सोचा कि अब आई ही हूँ यहाँ तक, इंदौर तक, तो लगे हाथ ऑडिशन दे देती हूँ, थोड़ी ना मेरा हो जाएगा। हाँ। लोग इतनी मेहनत करके आते हैं तो मेरा कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी। तो बस एक मस्ती मस्ती में चले गए और ऑडिशन दे दिया। अच्छा। मुझे अभी भी याद है कि वहां पर मैंने जो गाना गाया था, हाँ। वो भी एक ठुमरी थी। अच्छा। और मुझे बेहद पसंद थी। तब मुझे कुछ 3-4 गाने ही आते थे। अच्छा। फिल्मी बस 3-4 गाने आते थे। हाँ जी। तो उनमें से ये एक ठुमरी थी, अजय चक्रवर्ती जी और परवीन सुल्ताना जी की गाई हुई ठुमरी है ये, गदर फिल्म की। आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना। अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सोना पड़ा आंगना रे, आंगना रे, आन मिलो
सजना सजना रे आन मिलो सजना। क्या प्रतिक्रिया थी वहां पर जजेस की? वहां पर बहुत खुश हुए, लेकिन दिखाया नहीं मुझे ज्यादा। अच्छा। हाँ, और मुझे सिर्फ ऐसे बहुत एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में कि अच्छा, एनी अदर सॉन्ग दैट यू वांट टू सिंग? तो मैंने बोला कि हाँ। फिर मैंने एक और गाना गाया। अच्छा। मैंने वो ठुमरी गाई हमरी अटरिया पे। अच्छा। फिर हमरी अटरिया पे इनहेरिटेंस का भी हिस्सा है, मैं वो भी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। जरूर। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला मुस्कुराते हुए, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सिंग? मैंने कहा बिल्कुल। फिर मैंने एक और गाना गाया लता जी का चिट्ठी, मुझे बेहद पसंद है हिना फिल्म का गाना। हाँ हाँ। वो गाया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सिंग? मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये मैं अच्छा गा रही हूँ, इन्हें अच्छा लग रहा है इसलिए सुनना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाह रहे हैं? अच्छा। कुछ और सुनना चाहते हैं? मैंने उनको पूछ ही लिया। अच्छा। मैंने कहा कि सर आप कुछ और अगर सुनना चाहते हैं तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे जितना आ रहा है मैं उतना गा दूंगी, पर आपको क्या सुनना है वो मुझे आप बता दीजिए। अच्छा। तो बोले कि डू यू नो बैरी पिया? अच्छा। देवदास का गाना। तो मैंने सुना तो था कहीं पे, पर मुझे आता नहीं था। अच्छा, नहीं आता था? नहीं। तो मैंने सोचा कि बैरी पिया मैं अगर गा दूंगी, आता तो है नहीं, फिर कहीं इंप्रेशन गड़बड़ हो गई। लेकिन मैंने बोला ना, तब निडर होके गा देती थी, जो भी मर्जी है गा दूंगी मैं। क्योंकि मान के चल रहे थे कि पास होना नहीं है, होना तो है नहीं, इतना सुन रहे हैं मतलब इन्हें पक्का नहीं अच्छा लग रहा होगा कि शायद कोई दूसरा ये सुनाए तो इसको अच्छा लग जाए, तो ये शायद अच्छा कुछ गाए। तो उन्होंने बोला बैरी पिया सुना दीजिए। मैंने जितना आता था मुझे, मैंने उतना सुना दिया। फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है, अच्छा, नाउ यू कैन गो एंड वेट। कौन था जज? मुकेश परमार जी थे। वो अभी भी अपने सारेगामा और द वॉइस वगैरह में कोच हैं, और हमारे सारेगामा के टाइम पे भी वो कोच थे। तो उन्होंने मेरा ये ऑडिशन लिया था। तो वो दिन था। उसके बाद में कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस ऐसे बोला ठीक है आप बाहर वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे पास वक्त नहीं था तो हमने वेट नहीं किया, हमारा ऑडिशन हो गया, हम निकल गए घर। अच्छा, ये बॉदर नहीं किया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, हमारा काम हो गया, इतना कर लिया, यही बहुत था। अच्छा, अब बस निकलना है रीवा। हम निकल गए रीवा। ये तो ऐसे हुआ जैसे गए और चाट खाया और चले आए, ऐसा कि हाँ, मतलब ये नहीं था, मुझे पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, और इतनी एक्साइटमेंट उस वक्त नहीं। हो भी जाएगा तो थोड़ी ना मम्मी पापा जाने देंगे। अच्छा, ऐसा हो जाएगा थोड़ी ना तो भी मैं चली जाऊंगी मुंबई। यार ये मुंबई हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा। इस तरह से तो हम ऑडिशन से निकलने के साथ ही चले गए, सब दोस्तों से मिले और कि अच्छा चलो, हाँ अच्छा रहा जो भी था। इतना सुना, पता नहीं क्या ही होगा। हम तो रुकना भी अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता चले नहीं हुआ तो कितना खराब लगेगा। सब सोचेंगे कि कल इतना अच्छा अवार्ड मिला और यहाँ देखो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। हम निकल गए। प्रतिभा जी, वैसे तो दिल कर रहा है कि बस बातें ही करते रहें और आपकी गायकी का आनंद लें, लेकिन जैसे कि आपने ठुमरी सुनाई ऑडिशन के समय गदर फिल्म की, तो ये सुन लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। सजना सजना रे आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सुना पड़ा अंगना, अंगना सुना पड़ा अंगना, अंगना सुना पड़ा अंगना रे, अंगना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना
सजना रे आन मिलो सजना रंग से मैं रंगू चुनरिया, किस रंग से मैं रंगू चुनरिया, भाए कोई रंग ना, भाए कोई रंग ना, रंग ना, भाए कोई रंग ना, रंग ना, भाए कोई रंग ना, रे आन मिलो सजना, सजना, आन मिलो सजना, 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 सजना रे। इस ठुमरी के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और बातचीत कर रहे हैं गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताइए, जैसे आपने ये सब गाना सुनाया, वहां पर ठुमरी सुनाई, तो आपको खुद नहीं लगा कि आपने बिल्कुल परफेक्ट गाया है? नहीं नहीं, मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है कि पता तो होना चाहिए कि आप कैसा गा रहे हैं जी। कि ये बहुत जरूरी है कि
हमको हमारी अच्छाई और बुराई दोनों पता हो। जी। तो मुझे पता था कि मैंने अच्छा गाया है। परफेक्ट गाया। हाँ। परफेक्ट तो नहीं, पर हाँ मुझे पता था कि हाँ, मैंने मतलब अच्छा गाया है, सुर बुरा नहीं सही गाया। लगाया हाँ, आपने, चूंकि हाँ, क्योंकि आपको हमको स्वर का पता ज्ञान। होता है। हाँ, जी। जी। तो मुझे ये पता था कि मैंने अच्छा गाया, पर मुझे क्राइटेरियाज नहीं पता थे कि वहां पर व्हाट क्राइटेरियाज आर दे लुकिंग फॉर, कि शायद वो फिल्म के गानों से मेरी आवाज को नापना चाहते हैं कि इज आवाज माय की वॉइस क्वालिटी देख रहे एप्ट हैं। फॉर फिल्म म्यूजिक, जी। कि वो मुझे प्लेबैक सिंगर के हिसाब से देखना चाहते हैं, क्योंकि हर सिंगर का अपना एक जॉनरा होता है। जी। तो हाँ, मैं उसके बारे में श्योर वो नहीं क्या थी। तलाश रहे हैं हाँ, नहीं मालूम। हो सकता है कि भाई उनको क्लासिकल सिंगर नहीं चाहिए, हो सकता जी। है उनको गजल या ठुमरी गाने वाला सिंगर नहीं चाहिए, इस तरह की आवाज हाँ, नहीं चाहिए नहीं या कुछ चाहिए, भी। एग्जैक्टली। जी। तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है। हम्म। बस फिर उसके बाद मैं रीवा आ गई, और कम से कम 18-20 दिन बाद में फोन आ गया मुझे अच्छा। कि यू हैव बीन कॉल्ड फॉर मुंबई ऑडिशंस। अब मुंबई जाना है, तो ये लग कि कैसे मम्मी पापा को अब कैसे मनाए जी। कि अब मुंबई जाना है। अब मुंबई अकेले तो जा नहीं सकते, तो मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। तो पहली बार मम्मी पापा को मनाया। उनको भी ये लग रहा था कि कुछ कुछ बात तो ये ठीक कर रही है, कि म्यूजिक में अच्छा काम कर रही है। मतलब लोग जहां भी जाती है, कोई एक इंसान भी ये नहीं कहता है कि इसका म्यूजिक में इतना ज्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। हर कोई ओवरवेल्म होके जाते थे जी। कि नहीं नहीं, इसको तो मतलब आपको करना ही चाहिए, आपको म्यूजिक कराना ही चाहिए इसे। तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और आता था मुझ पे कि कुछ तो है। कि ये शायद कर लेगी, इसको जो करना है करने देते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं हम इसको। तो इस तरह से फिर मम्मी पापा लेकर मुंबई आए, और यहाँ पर ऑडिशंस हुए, 3 राउंड्स हुए यहाँ पर अच्छा, भी। 3 राउंड्स हुए। पहले राउंड में 130 लोग थे, दूसरे राउंड में कुछ 60 लोग थे, तीसरे राउंड में 30, और सब में होते चला गया। जी। फिर जब 30 के बाद में जब ये हुआ कि अब घराना मिलेगा हमें, अच्छा। कोई एक घराना मिलेगा। अच्छा, ये जो 3 राउंड हुए उसमें सबसे पहले कौन था जज, या आप कैसे आई? जब 130 लोग थे तब मुकेश परमार जी और संजय विद्यार्थी जी थे। जी। और उसके बाद में जब 60 लोग थे, तब हमारे जो 4 मेंटर्स थे, जैसे शंकर महादेवन जी, हिमेश रेशमिया जी, प्रीतम दा और आदेश श्रीवास्तव जी थे। तो जी। ये लोग चारों मेंटर्स थे। तो जब पहली बार उनके सामने गई तब आपको कैसा लगा? मैं पहली बार ही गई थी शंकर जी के स्टूडियो, पर्पल हेज उनका एक पसंदीदा स्टूडियो, उन लोग जी। वहीं जाके उनको मिले थे, और वहां पर उन्होंने चूज किया था, वहीं पर मैंने उनको सुनाया था। जी। और वहां पर भी मैंने हमरी अटरिया सुनाया था। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि यस। तो कुछ हम लोग 8-10 लोग गए थे, 10 बच्चे, उसमें से उन्होंने कुछ 3 अपने घराने के लिए चुने थे। जी। तो उसमें से एक मैं भी थी, तो बहुत खुश हो गई कि वाह, मतलब शंकर महादेवन जी के घराने में एंट्री मिल गई है। तो मम्मी पापा का भी विश्वास थोड़ा बढ़ गया कि जी। ठीक है। फिर ये हुआ कि अब एक बार टीवी पे दिख जाए, उसके बाद आगे जाए नहीं जाए क्या फर्क पड़ता है। एक बार मतलब पूरा परिवार हाँ, देख ले कि एक हाँ बार टेलीविजन टीवी पर में देख ले परिवार बिटिया आ गई। कि हाँ चलो तुम्हारा मुंबई जाना हमारा सफल हो जाएगा, ऐसा लगता था। क्या बात फिर है। टीवी में आ गए, जी। पोस्टर्स लग गए पूरे मुंबई में, तो लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि माया नगरी में आकर ऐसे पोस्टर्स लगेंगे, हाईवे में हम अपने आप को देख पाएंगे, जी। टीवी में आने वाले हैं। टीवी में आ गए एक बार, और वो इतना हिट हो गया एपिसोड, और इतनी आशा जी आई थी उस हमारे पहले एपिसोड में, और उन्होंने मुझे आते ही वो संगीत चक्र, एक हमारे यहाँ होता था जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती थी उसको संगीत चक्र दिया जाता था। जी। तो वो किसी भी तरह के डेंजर जोन में अगले हफ्ते तक नहीं आ सकता था। जी। पहले ही परफॉर्मेंस में संगीत चक्र मिल गया, क्या बात है। तो और खुश हो गए। फिर वहां से उम्मीदें बढ़ती चली गई कि अब इतना सब लोग मतलब एनकरेज करने लग गए, कि लगा कि नहीं नहीं, एक एपिसोड से काम नहीं होगा, अब और मेहनत करनी है, अब और मेहनत करनी है। और फिर इस तरह से फिर मैं टॉप 4 में आई, और शंकर जी के घराने की विनर थी। मतलब जर्नी बहुत ही खूबसूरत थी। आशा जी के सामने आपने क्या गाया था? आशा जी के सामने मैंने जो ठुमरी गाई थी, मैं आपको अभी गा के सुनाती हूँ। आ
अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। हमरे अटरिया पे। तो आइए अब यहाँ पर कार्यक्रम में सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में गाया हमरी अटरिया पे। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया शबे फुरकत भी होती है, मुलाकातें भी होती हैं। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। हमरी अटरिया पे तुम्हारी याद आंसू बन के आई, चश्मे मीरा में। हाँ, तुम्हारी याद आंसू बन के आई, चश्मे मीरा में। ज़हे किस्मत के वीरानों में बरसातें भी होती हैं। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया
साथियों साजन, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे।